100 ml aqueous solution of glucose 100 ml aqueous solution of glucose contains 90 gram glucose at 27 degree Celsius. Then find the osmotic pressure of the solution at 27 degree Celsius. Hundred ml aqueous solution of glucose contains 90 gram glucose. Then you have to find the osmotic pressure. Osmotic pressure pi is equals to CRT. Pi is equals to CRT. Concentration पुट करनी है मोलारिटी में. तो मोलारिटी ऑफ दिस ग्लूकोज सोल्यूशन, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर वेट ऑफ सोल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना है 100 ml. बट पुट किस में करना है लीटर. अब R की वैल्यू कॉन्सेंट्रेशन पुट कर रहे हो तो मोल पर लीटर में यानी वॉल्यूम लीटर में है. प्रेशर निकाल लो एटमॉस्फेयर में, तो प्रेशर एटमॉस्फेयर वॉल्यूम लीटर, तो R की वैल्यू 0.0821 1/12 और टेम्परेचर कितना हो गया 300. अब ये सॉल्व कर लो क्या आ रहा है 125 एटमॉस्फेयर. कर लिया सबने, ठीक है. नेक्स्ट लिखो फटाफट, जल्दी जल्दी नोट करते जाओ. अगला लिखो. नेक्स्ट 1.8% weight by volume aqueous solution of glucose. ये क्वेश्चन भी नहीं कराया था. is isotonic with 1.8% weight by volume aqueous solution of glucose is isotonic with 6% 0.6% weight by volume aqueous solution of solute X. Then find molar weight of solute X. चलो देखो इधर, चलो देखो. ग्लूकोज का सॉल्यूशन आइसोटोनिक है सोल्यूट एक्स के सॉल्यूशन के साथ. आइसोटोनिक मतलब सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी ग्लूकोज सॉल्यूशन का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वही ऑस्मोटिक प्रेशर किसका है एक्स सोल्यूट के सॉल्यूशन का. और ऑस्मोटिक प्रेशर किसके बराबर है CRT. सो इस सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन इनटू RT इज इक्वल्स टू दूसरे सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन इनटू RT. मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि सॉल्यूशन 1 टेम्परेचर T1 पर है और सॉल्यूशन 2 टेम्परेचर T2 पर है, नहीं कहा. यानी कि टेम्परेचर क्या है सेम. तो वैसे क्वेश्चन में किताब में और क्वेश्चन दिया होगा तो लिखा भी होगा कि एट द सेम टेम्परेचर या 25 डिग्री सेल्सियस, वो भी 25 डिग्री सेल्सियस. नहीं भी मेंशन है तो इसका मतलब सेम टेम्परेचर. तो RT से RT क्या हो गया कैंसिल. अभी हमारे पास आ गया कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन 1 इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन 2. कॉन्सेंट्रेशन पुट करनी है मोलारिटी में. मोलारिटी क्या होता है मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. और मोल्स किसके बराबर होते हैं वेट बाय मोलर वेट. अब कह रहा है 1.8% वेट बाय वॉल्यूम एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज मतलब 1.8 ग्राम ग्लूकोज इन 100 ml सॉल्यूशन. और दूसरा क्या है 0.6% मतलब 0.6 ग्राम इन
100 ml सोल्यूशन। तो यहाँ कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी? वेट ऑफ सोल्यूट इज 1.8 ग्राम, मोलर वेट 180, वॉल्यूम 100 ml, लीटर में कन्वर्ट करना है इसलिए ऊपर गया 1000, इज इक्वल टू इस सोल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन 0.6 ग्राम, मोलर वेट मुझे पता नहीं, और वॉल्यूम कितना 100 ml, लीटर में कन्वर्ट करना है ऊपर गया 1000। ये भी कैंसल, क्या आ गया मोलर वेट की वैल्यू 60, तो मोलर वेट इज 60 ग्राम पर मोल। हो गया? चलो नेक्स्ट लिखो। कर लिया सबने? अगला लिखो। 100 ml aqueous solution of sucrose, osmotic pressure value 1.2 atmosphere, is mixed with 200 ml aqueous solution of urea, और इस यूरिया सोल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर वैल्यू है 1.5 एटमॉस्फेयर। then find the osmotic pressure of resulting solution. रिजल्टिंग सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर फाइंड करो। दो सॉल्यूशंस को मिक्स कर दिया तो फाइनल सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर फाइंड करो। सुक्रोज क्या होता है बच्चों? चीनी, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? C12H22O11। सुक्रोज इज केन शुगर, चीनी जिसे तुम कहते हो C12H22O11। ठीक है? कि जब भी तुम सॉल्यूशंस को मिक्स करते हो, जब भी तुम दो सॉल्यूशन को, तीन सॉल्यूशन को मिक्स कर रहे हो, तो किस पे फोकस करो? सोल्यूट के मोल्स पे फोकस करो। एक सॉल्यूशन सुक्रोज का है, दूसरा सॉल्यूशन यूरिया का है, इन दोनों सॉल्यूशन को तुमने मिक्स कर दिया, तो फाइनल सॉल्यूशन में सोल्यूट के कितने मोल्स होंगे? तो ये एक सॉल्यूशन, ये दूसरा सॉल्यूशन, इन्हें मिक्स करके फाइनल सॉल्यूशन, तो इस फाइनल सॉल्यूशन में कितने मोल्स होंगे? अगर यहाँ सोल्यूट के N1 मोल्स हैं, यहाँ सोल्यूट के N2 मोल्स हैं, तो यहाँ कितने मोल्स होने चाहिए? N1 प्लस N2। और तुम्हें पता है सोल्यूट के मोल्स किसी सॉल्यूशन में होते हैं मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो अगर इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी M1 है, इसका वॉल्यूम V1 है, तो यहाँ मोल्स कितने हो गए? M1 V1। इसकी मोलैरिटी M2 है, वॉल्यूम V2 है, तो यहाँ मोल्स यानी N2 की वैल्यू क्या है? M2 V2। तो फाइनल सॉल्यूशन में जो मोल्स होंगे वो क्या होंगे? M1 V1 प्लस M2 V2 होंगे कि नहीं? तो यानी कि हमें क्या करना चाहिए? हमें करना चाहिए M1 V1 प्लस M2 V2 इक्वल टू फाइनल मोल। फाइनल मोल क्या होंगे? फाइनल मोलैरिटी इनटू फाइनल वॉल्यूम। ठीक है? अब मोलैरिटी है तुम्हारे पास, मतलब कॉन्सेंट्रेशन है तुम्हारे पास पहले सॉल्यूशन की? नहीं। क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर। और तुम्हें पता है पाई इज इक्वल्स टू CRT, where C is molarity, तो C बराबर क्या होगा? पाई अपॉन RT। तो यानी कि M1 यानी कि मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन 1 विल बी इक्वल टू पाई 1 अपॉन RT, पाई फाइनल अपॉन RT इनटू V फाइनल। V फाइनल मैंने ये कहा कि सॉल्यूशन 1 T1 टेम्परेचर पे है, सॉल्यूशन 2 T2 टेम्परेचर पर, फाइनल सॉल्यूशन T3 टेम्परेचर पर है या T2 पे, T1 पे, ऐसा कहा। इसका मतलब तीनों चीजें सेम टेम्परेचर पे हो रही हैं, तो RT क्या हो गया? कैंसिल। तो क्या है तुम्हारे पास फॉर्मूला? पाई 1 V1 प्लस पाई 2 V2 इक्वल टू पाई फाइनल इनटू V फाइनल। पाई 1 कितना था? 1.2 और वॉल्यूम कितना था?
100। दूसरे सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर और वॉल्यूम कितना था 200। पाई फाइनल निकालना है और वॉल्यूम कितना हो गया 300। निकाल लो, क्या आ रहा है जल्दी बताओ। क्या आ रहा है 1.4। आई बात समझ में। तो जब भी दो सॉल्यूशन को मिक्स कर रहे हो फोकस करो सोल्यूट के मोल्स पे, क्योंकि जब सॉल्यूशंस को मिक्स करोगे तो सोल्यूट के मोल्स ऐड हो जाएंगे फाइनल सॉल्यूशन के लिए। और सोल्यूट के मोल्स किसके बराबर है सॉल्यूशन की मोलारिटी इनटू सॉल्यूशन का वॉल्यूम। ठीक है, तो मोलारिटी अगर पूछी होती तो मोलारिटी रखे रहते, मोलारिटी दी होती तो, बट मोलारिटी नहीं दी, ऑस्मोटिक प्रेशर दिया है तो उसे सब्स्टिट्यूट कर दिया। क्लियर है। चलो अब अभी तक जो तुम सोल्यूट डिस्कस कर रहे थे वो डिस्कस कर रहे थे जो सोल्यूट एसोसिएट या डिसोसिएट नहीं होते हैं। मतलब तुमने अगर एक पार्टिकल डाला है तो एक ही पार्टिकल है, एक मोल पार्टिकल डाले हैं तो एक मोल पार्टिकल ही है सॉल्यूशन में जाने के बाद। लेकिन अगर सोल्यूट ऐसा हो जो एसोसिएट और डिसोसिएट हो जाता हो, तुम कह रहे थे कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टीज व्हिच डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स। सोल्यूट पार्टिकल के मोल पर डिपेंड करती हो, वो प्रॉपर्टी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। अब जैसे सोल्यूट ग्लूकोज है तो तुमने 1 मोल ग्लूकोज लिया 1 लीटर वाटर में, तो कितने पार्टिकल्स हैं ग्लूकोज के, वोगैद्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है 1 मोल पार्टिकल्स हैं। तो जब तुमने ये सॉल्यूशन बना लिया तो भी पार्टिकल्स कितने रहेंगे, वोगैद्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स ही रहेंगे। तो जितने पार्टिकल्स डाले थे उतने ही पार्टिकल्स हैं। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो तुम अज्यूम कर रहे थे वही आएगी कैलकुलेट करके, इसलिए अभी तक तुम्हें कोई टेंशन नहीं हो रही थी। लेकिन अगर तुमने 1 मोल NaCl ऐड कर दिया 1 लीटर वाटर में, तो तुमने सोल्यूट लिया कितना है 1 मोल, तुमने पार्टिकल्स लिए कितने 1 मोल पार्टिकल यानी वोगैद्रो नंबर ऑफ पार्टिकल। लेकिन वाटर में जाने के बाद NaCl क्या करेगा डिसोशिएट हो जाएगा, क्या बनाएगा Na आयन और Cl आयन। लिया 1 मोल सोल्यूट, लिए 1 मोल पार्टिकल, सॉल्यूशन में जाके कितने हो गए 2 मोल पार्टिकल। तो तुम सोच रहे थे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आनी चाहिए 1 मोल पार्टिकल के हिसाब से, बट आ कितने के हिसाब से रही होगी 2 मोल पार्टिकल के हिसाब से। तो जो तुम सोच रहे थे, जो तुम पेन पेपर पे कैलकुलेट कर रहे थे थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, और जब तुमने एक्सपेरिमेंटली देखा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, एक्सपेरिमेंटली मेजर किया कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो उसकी वैल्यू तुम्हारी थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से अलग निकली। तो इसलिए हम बार बार कह रहे थे कि अभी तक हम कौन से सोल्यूट डिस्कस कर रहे हैं जो एसोसिएट या डिसोसिएट नहीं होते, क्योंकि जब एसोसिएट या डिसोसिएट होता है सोल्यूट तो थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से डिफरेंट होगी एक्चुअल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। मतलब इस केस में 1 मोल NaCl इन 1 लीटर वाटर, यानी कि मोलारिटी कितनी हो गई 1, या अभी मोलारिटी निकालने का तरीका नहीं है तुम्हारे पास, डेंसिटी वगैरह नहीं है, तो मोलारिटी को ही क्या मान लो मोलारिटी मान लो। तो मतलब मोलारिटी कितनी हो गई 1। ठीक है, तो तुम थ्योरेटिकली कर रहे हो कि डेल्टा टीबी की जो वैल्यू है ना दैट इज Kb into m, और मोलारिटी कितनी है 1, और Kb की वैल्यू 0.52 होती है वाटर की, है ना। तो डेल्टा टीबी कितना आ गया थ्योरेटिकली 0.52। लेकिन जब तुम मेजर करने लगे, तुमने 1 मोल NaCl डाला है 1 लीटर वाटर में, और तुम इस सॉल्यूशन को बॉईल कर रहे हो, थर्मामीटर तुमने लगा दिया, और जब तुम इस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को मेजर किया, डेल्टा टीबी निकाला, तो वो इससे क्या आया अलग आया। तो ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिफरेंट है किससे थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से। क्यों डिफरेंट है, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो तुमने डाले हैं उससे अलग हो चुके हैं एक्चुअल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन दी सॉल्यूशन। तो जब सोल्यूट एसोसिएट या डिसोसिएट होता है तो ऑब्जर्व्ड एंड थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आर डिफरेंट। तो फिर कैसे कैलकुलेट की जाए एक्चुअल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, कैसे पता लगाया जाएगा एक्चुअल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी।
तो वेंट हॉफ ने एक फैक्टर इंट्रोड्यूस किया, वेंट हॉफ फैक्टर, जिसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आई से, ठीक है। और आई बराबर यानी वेंट हॉफ फैक्टर, वेंट हॉफ फैक्टर, वेंट हॉफ फैक्टर आई, और ये आई बराबर होता है ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, एक्चुअल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, असलियत में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू। और थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है, जो तुम अभी तक फॉर्मूले से कैलकुलेट कर रहे थे पेन पेपर, ठीक है। तो वेंट हॉफ फैक्टर आई इज इक्वल टू ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। अब अभी तक तो तुम यही मानकर चल रहे थे कि सोल्यूट ना एसोसिएट होता है ना डिसोसिएट होता है। उस केस में तुमने सभी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के फॉर्मूले निकाल लिए। इन सोल्यूट अगर एसोसिएट और डिसोसिएट होगा तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू अलग हो जाएगी। यानी कि अभी तक जो तुमने फॉर्मूला बना रखा था कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कैलकुलेट करने का, वो कौन सा फॉर्मूला कहलाएगा, उससे जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कैलकुलेट आएगी वो कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहलाएगी, थ्योरेटिकल। थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में अगर तुम आई मल्टीप्लाई कर दो तो क्या मिल जाएगा, तो अब हम एक्चुअली फॉर्मूला देखने वाले हैं कि एक्चुअल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यानी कि ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कैलकुलेट कैसे की जाएगी। तो ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी विल बी इक्वल टू आई इनटू थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो अब जो मैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के फॉर्मूले निकाल रही हूँ वो अब कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, एक्चुअल, ऑब्जर्व। तो शुरू करें किससे, आर एल वीपी से। तो आर एल वीपी क्या होना चाहिए, आई इंटू थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। थ्योरेटिकली आर एल वीपी किसके बराबर था, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट किसके बराबर होता है, NB अपॉन Na प्लस NB, NB अपॉन Na प्लस NB। अब इसमें वेंट हॉफ फैक्टर I मल्टीप्लाई हो गया। I कहाँ मल्टीप्लाई होएगा, I मल्टीप्लाई होएगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट के साथ, क्योंकि किसके पार्टिकल्स चेंज हो रहे हैं, सोल्यूशन में जाने के बाद सोल्यूट के पार्टिकल। तो जो I ये वेंट हॉफ फैक्टर है ये किसके लिए है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट कितने हो गए सोल्यूशन में जाकर। सपोज करो NaCl 1 मोल है, 100% डिसोशिएट हो रहा है, तो पार्टिकल में सोल्यूशन में जाके कितने मोल हो जाएगा, 2 मोल। AlCl3 1 मोल है, 100% डिसोशिएट हो रहा है, तो सोल्यूशन में जाके 1 मोल से कितना बन जाएगा, 4 मोल। तो I किसके पार्टिकल्स के लिए मल्टीप्लाई हो रहा है, I किसके लिए मल्टीप्लाई हो रहा है, सोल्यूट के लिए। तो किसके आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, I NB के आगे। तो RLVP एक्चुअली हो जाएगा I इंटू NB अपॉन Na प्लस I NB, ठीक है। इतना बड़ा इंटू दिखाने की जरूरत नहीं। तो I NB अपॉन Na प्लस I NB। डेल्टा TB, डेल्टा TB एक्चुअल डेल्टा TB इसके बराबर होएगा I इंटू थ्योरेटिकली डेल्टा TB क्या था, KBM। थ्योरेटिकली डेल्टा TB क्या था, KBM। देखो मोलैलिटी, मोलैलिटी क्या है, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg। तो मोल्स ऑफ सोल्यूट इनटू क्या हो चुका है, I, ठीक है। डेल्टा TF एक्चुअल में डेल्टा TF क्या होना चाहिए, I इंटू थ्योरेटिकल डेल्टा TF क्या था, KFM। एक्चुअली ऑस्मोटिक प्रेशर किसके बराबर होना चाहिए, I इंटू थ्योरेटिकल ऑस्मोटिक प्रेशर दैट इज CR। अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी
एक्चुअल ही निकल कर आएगी, चाहे सोल्यूट एसोसिएट होता है या नहीं होता है, डिसोसिएट होता है या नहीं होता है। उसके आई की वैल्यू तुमने अगर करेक्ट पुट कर दी तो जो तुम्हारे पास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कैलकुलेट होकर आएगी अब वो होगी एक्चुअल या ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो आप आई कैसे कैलकुलेट करोगे, क्योंकि आई की वैल्यू पुट करोगे तभी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी निकल के आएगी ना। ठीक, क्या आई की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे कैसे, देखो इधर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, कोई सी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जैसे डेल्टा टी बी होता है केवीएम, डेल्टा टी एफ था केएफएम, ऑस्मोटिक प्रेशर था सीआरटी, तो कोई भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी, यानी नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी आई बराबर होना चाहिए एक्चुअल नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन थ्योरेटिकल नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट। बात समझ में आ रही है या नहीं? अभी तक तुम क्या कहे जा रहे थे बार बार कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है दैट डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट, कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा होंगे सोल्यूट ज्यादा होगा तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, सोल्यूट ज्यादा होगा तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होगा, कह रहे थे कि नहीं? तो आई किसके बराबर होना चाहिए? ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मतलब एक्चुअल नंबर ऑफ पार्टिकल्स से ऑब्जर्व नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है तो इधर क्या आ जाएगा? थ्योरेटिकल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो आई होता है ऑब्जर्व नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन थ्योरेटिकल नंबर ऑफ पार्टिकल। अभी ऑब्जर्व ये थ्योरेटिकल नंबर ऑफ पार्टिकल का मतलब क्या है, जैसे ये ए सोल्यूट है, ये ए सोल्यूट है, तुमने इसे रिद्धिमा क्लास 11 फ्रंट ऑफिस में, रिद्धिमा क्लास 11, ये ए सोल्यूट है, तुमने इसका सॉल्यूशन बनाया तो सॉल्यूशन में जाके ये एन ए पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो गया, ये हमने इक्विलिब्रियम चैप्टर में भी डिस्कस किया था। ये ए सोल्यूट है, जब इसका सॉल्यूशन बनाया तो ए से क्या बन गए? एन ए पार्टिकल्स बन गए, जैसे HCl से पार्टिकल बन गए क्या? H आयन Cl आयन, पानी में जाने के बाद एसिटिक एसिड से पार्टिकल बन गए एसिटेट आयन H प्लस आयन, H2SO4 से पार्टिकल बन गए 2H आयन प्लस सल्फेट आयन, AlCl3 से बन गया एल्यूमिनियम आयन प्लस 3Cl आयन। तो A से क्या बन गए? Na पार्टिकल्स बन गए। ठीक है, अब इनिशियली तुमने इसका लिया 1 मोल तो ये क्या है? 0। अब सपोज करो इसके डिसोशिएट हो गए अल्फा पार्टिकल्स तो ये कितने बन गए होंगे? n अल्फा। तो थ्योरेटिकल मोल्स कितने हैं? 1, बट एक्चुअल मोल कितने हैं सॉल्यूशन के अंदर? 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा। तो I बराबर क्या है? एक्चुअल नंबर ऑफ पार्टिकल, एक्चुअल नंबर ऑफ पार्टिकल क्या है? 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा अपॉन थ्योरेटिकल नंबर ऑफ पार्टिकल कितना था? 1। तो I की वैल्यू क्या आ रही है? 1 प्लस अल्फा n माइनस 1 where n represents stoichiometric coefficient of product if stoichiometric coefficient of reactant is 1। याद है ये केमिकल इक्विलिब्रियम में? और अल्फा रिप्रेजेंट्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो अगर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट 1 ना हुआ तो 1 बना लोगे तभी n की जगह स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट पुट करोगे। ठीक है, जैसे HCl डिसोशिएट्स टू गिव H आयन प्लस Cl आयन, तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ HCl क्या है? 1, तो n की जगह क्या आएगा? 2। लेकिन अगर एसोसिएशन हो रहा होता तो जैसे एसिटिक एसिड
एसिटिक एसिड पानी में जाएगा तब तो डिसोशिएट होएगा एसिटेट आयन और H आयन में, लेकिन अगर एसिटिक एसिड बेंजीन में जाएगा तो है, एसिटिक एसिड बेंजीन में जाएगा तो डिसोशिएट नहीं होगा, क्या होएगा, एसोशिएट। तो क्या होएगा, एसोशिएट। ठीक है। अगर एसिटिक एसिड बेंजोइक एसिड बेंजीन में डालोगे तुम तो डिसोशिएट नहीं होंगे, क्या होंगे, एसोशिएट। तो अभी डिसोशिएशन वाला केस था, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट रिएक्टेंट का 1 है तो n की वैल्यू क्या डाली तुमने, 2। अब यहाँ तो रिएक्टेंट का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 नहीं है, तो फॉर्मूले को कैसे यूज करोगे, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट 1 बना लोगे। तो 1 बनाने के लिए क्या करोगे, इक्वेशन को 2 से डिवाइड करोगे, 2 से डिवाइड करोगे तो क्या बन गया, एसिटिक एसिड और ये 1/2 ऑफ डाइमर ऑफ एसिटिक एसिड। तो n की वैल्यू क्या आ गई, 1/2। तो फॉर्मूला यही है, चाहे एसोसिएशन हो चाहे डिसोसिएशन हो, तुम्हें फॉर्मूला चेंज करने की जरूरत नहीं है। बस ये ध्यान रखना है कि अगर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट रिएक्टेंट का 1 नहीं है तो 1 बना लेंगे। ठीक है। तो जैसे ये एसोसिएशन का केस था तो तुम्हें फॉर्मूला बदलने की जरूरत नहीं है, बस तुमने क्या किया, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट रिएक्टेंट का 1 बना लिया। तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट प्रोडक्ट का क्या आ गया, 1/2। तो n की जगह क्या डाल दोगे, 1/2। तो हो जाएगा 1 प्लस अल्फा 1/2 माइनस 1। अब एक बात पे ध्यान दो, ये डायमराइजेशन हो रहा था, ये डायमराइजेशन हो रहा था, तो तुमने जो ये 1/2 लिखा है, ये 2 किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, डायमराइजेशन। अगर ट्राइमराइजेशन हो रहा होता तो यहाँ क्या आता है, ये 1/3 बन रहा होता। अगर टेट्रामराइजेशन हो रहा होता तो ये क्या बन रहा होता, 1/2। वैसे इसमें रखने की कोई जरूरत है ही नहीं, तो एक ही बात याद रखनी है कि फॉर्मूला मुझे ये यूज करना है। अगर रिएक्टेंट का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 नहीं है तो 1 बनाऊंगा, फिर जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट प्रोडक्ट का आएगा उसे पुट करूंगा तो अपने आप ठीक चलेगा। ठीक है, क्लियर है। तो आई हम कैलकुलेट कर लेंगे, कैसे कैलकुलेट कर लेंगे, आई इक्वल टू 1 प्लस अल्फा n माइनस 1 वेयर अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, n क्या है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट का, रिएक्टेंट का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है। डिसोसिएशन हो रहा होगा तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट रिएक्टेंट का 1 हो ना हो बनाओगे फिर पुट करोगे। एसोसिएशन हो रहा होगा तो पक्का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट रिएक्टेंट का 1 नहीं दे रखा होगा जो तुम रिएक्शन लिखोगे, या दे भी रखा हो तो तुम्हें तो ध्यान रखना है 1 है तो जो n आ रहा होगा वो पुट करना है। तो अब आई कैलकुलेट करना, ठीक है, कुछ केसेस दे रही हूँ मैं, आई कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट वैन डॉर्फ फैक्टर आई। हंड्रेड परसेंट अल्फा की वैल्यू 100% लेकर चलेंगे। ठीक है, कंसीडर द वैल्यू ऑफ अल्फा 100%, अल्फा की वैल्यू 1, 100% अल्फा मतलब अल्फा 1। बस
NaCl dissociates to give NaIon plus Cl। जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है उनके एल्फा तुम 100% मानकर चलते हो, अगर ना दिया हो तो 100% ही लोगे, और अगर क्वेश्चन में दिया है 100% 80% तो क्वेश्चन में दिया है उसके अकॉर्डिंग, तो अभी तो 100% दिया है। तो NaCl एक से कितने पार्टिकल बन रहे हैं? 2, तो n की वैल्यू क्या आएगी? 2। तो I इक्वल टू 1 प्लस एल्फा n माइनस 1, 1 प्लस एल्फा की वैल्यू 1 और n की वैल्यू 2। क्या आ रहा है आंसर? अब Na3PO4 I इक्वल टू 1 प्लस एल्फा 1 है, n क्या होगा? एक से कितने पार्टिकल बन रहे हैं? 4। क्या आ रहा है? और इतने में तुम्हें इतना भी समझ आ गया होगा कि जब 100% डिसोशिएट हो रहा है तो I की वैल्यू वही आ रही है जो n की वैल्यू आ रही है ना? तो इसका मतलब यहाँ I 2, यहाँ I 4, यहाँ I 5, यहाँ I 4 और 5, यहाँ I 4। अब डायमराइजेशन मतलब 2 मोल से क्या बन रहा है? 1 मोल। तो तुमने यूज करना था I इक्वल टू 1 प्लस एल्फा n माइनस 1, 1 प्लस एल्फा की वैल्यू तो 1, 100%। अब n क्या लेना है? अब यहाँ 2 है तो ये स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, बट लेना किसके हिसाब से? जब रिएक्टेंट का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 हो, तो जब यहाँ 1 होगा तो यहाँ क्या आ जाएगा? हाफ। तो ये क्या आ रहा है? 1/2। तो यहाँ भी समझ में आ रहा है कि अगर 100% है अल्फा की वैल्यू, तो अगर डायमराइजेशन हो रहा है तो I की वैल्यू क्या आएगी? हाफ आएगा, आधा हो जाएगा कि एक पार्टिकल से कितना बना? आधा। तो I की वैल्यू क्या आ जाएगी? आधा। अगर ट्राइमराइजेशन हो रहा होता तो I की वैल्यू क्या हो जाती? 1/2। क्लास 12 फ्रॉम असन, क्लास ओवर होने के बाद फ्रंट ऑफिस में दिया क्लास 12 फ्रॉम असन। अगर टेट्रामराइजेशन हो रहा होता और अल्फा होता 1 तो I की वैल्यू क्या हो जाती? 1/4। अगर अल्फा 100% से कुछ अलग दिया है तो सीधे सीधे नहीं कैलकुलेट होएगा, अपना फॉर्मूले से कैलकुलेट करना। तो ये भी फॉर्मूले से आ रहा था, लेकिन अब इसमें फॉर्मूले की जरूरत हमें नहीं। ठीक है, क्लियर है इतना? नोट कर लिया ना? अब लिखो, अरेंज द फॉलोइंग, arrange the following in increasing order of elevation in boiling point. Arrange the following in increasing order of elevation in boiling point. इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेल्टा टीवी के ऑर्डर में अरेंज करना है। ठीक है, पहला 0.1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl 100% आयनाइजेशन। दूसरा 0.1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ Na2SO4 80% आयनाइजेशन। तीसरा 0.1 मोलर ग्लूकोज सॉल्यूशन और 4.1 मोलर K4FeCN6 सॉल्यूशन 50% आयनाइजेशन। अब देखो इधर डेल्टा टीबी के ऑर्डर में अरेंज करना है। अब डेल्टा टीबी बराबर डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू I KBM। अच्छा, जो एसोसिएट और डिसोसिएट नहीं होते जो सोल्यूट, उनके केस में ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या रहेगी? सेम। इसलिए I की वैल्यू क्या रहेगी? 1। इसलिए
जब तुम्हारा सोल्यूट एसोसिएट या डिसोसिएट नहीं हो रहा था तो आई की वैल्यू क्या थी 1, इसलिए फॉर्मूला क्या था डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी है। लेकिन जब एसोसिएट या डिसोसिएट हो रहा है तो उसकी आई की वैल्यू अदर देन 1 होगी, इसलिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बिना आई लगाए करेक्ट नहीं है। समझ में आ रही है बात? तो अभी तक जितने तुम केसेस कर रहे थे कि डेल्टा टीवी जो है वो केबीएम के बराबर है बट सोल्यूट वो है जो एसोसिएट डिसोसिएट नहीं होता, तो क्योंकि आई की वैल्यू क्या थी 1 थी। ऑब्जर्व पार्टिकल और थ्योरेटिकल पार्टिकल का नंबर क्या था सेम था, इसलिए इस आई बिना लगाए भी आंसर क्या आ रहा था तुम्हारा, जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी वो बिल्कुल करेक्ट आ रही थी। लेकिन जब एसोसिएट एंड डिसोसिएट हो रहे हैं तो आई की वैल्यू 1 से अलग होगी, बिना आई की वैल्यू पुट किए इधर मल्टीप्लाई किए आंसर करेक्ट। इसलिए अब हमेशा याद रखना कि डेल्टा टीवी आई के बी एम है, डेल्टा टी एफ आई के एफ एम है, ऑस्मोटिक प्रेशर आई सी आर टी है और आर एल वी पी इज आई एन बी अपॉन एन ए प्लस आई एन। आई अगर 1 है तो 1 पुट हो जाएगा, 1 नहीं है तो जो भी है वो पुट करोगे, अपने आप करेक्ट आंसर आएगा। अच्छा, तो डेल्टा टी बी आई के बी एम, के बी किस पर डिपेंड करता है, सॉल्वेंट पर। अगर सॉल्वेंट सेम तो केबी की वैल्यू सेम। सारे केस में सॉल्वेंट क्या है, यहाँ लिखा नहीं है बट डेफिनेटली कौन सा है, एक्वस। सारे केस में सॉल्वेंट कौन सा है, वाटर। तो फिर केबी तो सब जगह सेम है, तो केबी तो कंपेयर करने कोई फायदा है नहीं, सेम ही है कि मोलारिटी दे रखी है, यूज मोलारिटी करनी है तो मोलारिटी को ही किसकी जगह पुट कर दोगे, मोलारिटी की जगह, क्योंकि तुम्हारे पास डेंसिटी नहीं है मोलारिटी निकालने के लिए। तो सब जगह मोलारिटी क्या है, सेम, तो मोलारिटी भी देखने का कोई फायदा नहीं रहा। तो अब सिर्फ किसे देखोगे, आई। आई जितना ज्यादा होगा डेल्टा टी भी उतना ज्यादा। तो अब आई कैलकुलेट कर लेते हैं सब जगह, चलो निकालो। पहले केस में i इक्वल टू 1 प्लस अल्फा कितना है 1, n माइनस 1 क्या आ रहा है, तो पहले केस में i की वैल्यू 2। दूसरे केस में i इक्वल टू 1 प्लस अल्फा कितना है 0.8, n की वैल्यू कितनी है 2 और 1 3, क्या आ रहा है जल्दी बताओ, 2.6, तो ये आया 2.6। कुछ बच्चे बड़े एक्साइटेड हो रहे हैं। 0.1 मोल ऑफ ग्लूकोज सॉल्यूशन आई की वैल्यू 1, 0.1 मोलर K4FeCN6 50%, 3 आ रही है 4 और 1 5, I इक्वल टू 1 प्लस 0.5, n की वैल्यू क्या है 5, क्या आ रही है 3। अब 0.1 मोलर बेंजोइक एसिड सॉल्यूशन, I इक्वल टू 1 प्लस अल्फा की वैल्यू क्या है 0.01, 50% पे 0.5, 10% पे 0.1 हो गया। N क्या होगा, एसिटिक एसिड डिसोशिएट, बेंजोइक एसिड डिसोशिएट टू गिव बेंजोएट आयन एंड H प्लस आयन, पता है ना भाई C6H5COOH डिसोशिएट होके क्या बना रहा है C6H5CO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, कितना बना रहा है 2 पार्टिकल, 2 माइनस 1 क्या आ रहा है 1. तो ये आया 1.1। तो I सबसे कम थर्ड, तो डेल्टा टीवी सबसे कम किसका है थर्ड का, उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, फिर कर लिया सबने अरेंज। दिस इज द ऑर्डर ऑफ डेल्टा टी। अगर मैं कहती बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर में अरेंज करो, अगर मैं कहती बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर में अरेंज करो
तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जितना ज्यादा, बॉइलिंग पॉइंट भी सेम ऑर्डर होता। अगर मैं कहती डेल्टा टीएफ के ऑर्डर में अरेंज करो, सेम होता। डेल्टा टीएफ इज आई के एफ एम, एम सेम, के एफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है तो आई पे डिपेंड करता है, आई जितना ज्यादा डेल्टा टीएफ उतना ज्यादा। अगर मैं कहती फ्रीजिंग पॉइंट के ऑर्डर में अरेंज करो तो उल्टा हो जाता, रिवर्स हो जाता ऑर्डर। अगर मैं कहती आर एल वीपी के ऑर्डर में अरेंज करो, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट। तो आई की वैल्यू जितनी ज्यादा होती है आर एल वीपी उतना ज्यादा, क्योंकि आई ज्यादा होता तो पार्टिकल ज्यादा होते, मोलैलिटी तो सेम ही है। तो आर एल वीपी के लिए भी ऑर्डर क्या आता, सेम। और मैं कहती एल वीपी यानी लोअरिंग इन वेपर प्रेशर के ऑर्डर में अरेंज करो, रिलेटिव लोअरिंग ज्यादा तो लोअरिंग भी ज्यादा, तो ऑर्डर क्या आता, सेम। बट मैं कहती वेपर प्रेशर के ऑर्डर में अरेंज करो तो उल्टा, क्योंकि जब वेपर प्रेशर लो ज्यादा हो गया तो यानी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ज्यादा है यानी वेपर प्रेशर ज्यादा डिक्रीज हो गया है सॉल्यूशन का, यानी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो गया, तो ऑर्डर क्या हो जाता, रिवर्स। तो कहने का मतलब ये है नंबर ऑफ पार्टिकल्स जितने ज्यादा होंगे, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा होगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट उतना ज्यादा होगा, आर एल वीपी उतना ज्यादा होगा। ऑस्मोटिक प्रेशर का क्या होता, ऑस्मोटिक प्रेशर का क्या होता, ऑस्मोटिक प्रेशर का क्या होता, सेम। तो पार्टिकल्स जितने ज्यादा होंगे डेल्टा टीबी उतना ज्यादा, डेल्टा टीएफ उतना ज्यादा, ऑस्मोटिक प्रेशर उतना ज्यादा, आरएलवीपी उतना ज्यादा, एलवीपी उतना ज्यादा, बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा, बट फ्रीजिंग पॉइंट उतना कम, वेपर प्रेशर उतना कम। ठीक है। सो नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट जितने ज्यादा होंगे, डेल्टा टीबी उतना ज्यादा, डेल्टा टीएफ उतना ज्यादा, आरएलवीपी उतना ज्यादा, एलवीपी उतना ज्यादा, ऑस्मोटिक प्रेशर उतना ज्यादा, और क्या बचा, बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा, फ्रीजिंग पॉइंट उतना कम, वेपर प्रेशर उतना कम। ठीक है। तो फिर क्वेश्चन का जवाब दोगे और श्योर रहेगा जवाब, श्योर है। कौन सा श्योर है? कम बोझ ले रहा है, कम बोझ, बोझ कम। अब देखें ना, के आई का एक्वस सॉल्यूशन है, के आई का एक्वस सॉल्यूशन, इसमें ऐड कर दिया HgI2, इसमें ऐड कर दिया HgI2, तो तुम्हें यह आइडेंटिफाई करना है कि आफ्टर एडिंग HgI2 इस KI सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ेगा या घटेगा या कुछ भी नहीं होगा, सेम ही रहेगा। फिर से सुन लो, दे सॉल्यूशन ऑफ KI, इसमें ऐड कर दिया HgI2, देन आफ्टर एडिंग HgI2 what is the effect on freezing point of solution? What is the effect on freezing point of solution? Freezing point क्लास ओवर होने के बाद फ्रंट ऑफिस में क्लास 12 जिज्ञासु will increase freezing point
will decrease, freezing point will remain same, then fourth can't be predicted. ये आसान है ना कहना, can't be predicted कह दो, टेंशन ही नहीं कोई। के टाइम पे जो है क्वेश्चन आगे 2-3 दिन में आगे रन ऑफ दीस कांट बी प्रेडिक्ट। बताओ सी विल रिमेन सेम। जब भी तुम्हें ये दिया जा रहा है कि इन दो सॉल्यूशन को मिक्स कर दिया या इसमें ये ऐड कर दिया, तो तुम हमेशा ये चेक करोगे क्या ये रिएक्ट तो नहीं कर रहे, और रिएक्ट कर रहे हैं तो क्या बना रहे हैं, है ना। तो पहले देखेंगे कि KI में जब HgI2 जाएगा तो क्या होगा। तो KI सॉल्यूशन में जब HgI2 जाएगा तो ये कॉम्प्लेक्स बना लेगा KI के साथ K2HgI4, कॉम्प्लेक्स बना लेगा K2HgI4, रिएक्शन को बैलेंस कर। तो सॉल्यूशन किसका था, KI का। अब उसमें क्या डाला, HgI2। तो HgI2 जब तुमने डाला तो KI ने रिएक्ट करके क्या बना लिया, K2HgI4। तो जब KI का सॉल्यूशन था तो सिर्फ KI को देखो तो पार्टिकल कितने दिखाई दे रहे हैं, 4, और HgI2 डालने पर तो बन गया ये कॉम्प्लेक्स, तो पार्टिकल कितने दिखाई दे रहे हैं, 2 और 3। यानी HgI2 डालने पर 4 से कितने हो जा रहे हैं पार्टिकल, 3। तो आफ्टर एडिंग HgI2 पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट का नंबर घट रहा है। तो पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट का नंबर घट रहा है तो डेल्टा TF घट रहा है और फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ रहा है। तो आंसर विल बी फ्रीजिंग पॉइंट विल इंक्रीज। ठीक है, बनहर आई बात समझ नहीं है, रिएक्टेंट साइड 4 नहीं दिख रहे। KI का 1 मोल सॉल्यूशन में जाके क्या बन जाएगा, 2 मोल, 1 K 1 I। तो 2 मोल KI मतलब 4 पार्टिकल। तो ये 4 पार्टिकल से कितने बन रहे हैं, 2 और 3 पार्टिकल। So after adding HgI2, number of particles of solute starts decreasing, so freezing point will start increasing. Okay, अब और देखो, इधर देखो मोलर मास के साथ क्या रिलेशन है, देखो इधर I इक्वल टू ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। और जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है चाहे वो डेल्टा T भी है तो वो मोलैलिटी के प्रोपोर्शनल है, डेल्टा TF है तो मोलैलिटी के प्रोपोर्शनल है, ऑस्मोटिक प्रेशर है तो मोलैलिटी के प्रोपोर्शनल है, और RLVP है तो वो मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल है। तो मोलैलिटी हो गया या मोल फ्रैक्शन हो गया या मोलैलिटी हो गया, सब किसके प्रोपोर्शनल है, मोल्स के। और मोल्स किसके बराबर होते हैं, वेट बाय मोलर वेट। तो अगर वेट कांस्टेंट है तो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मोल्स मोलर मास। चौधरी समर्थ नीड टू बैच फ्रंट ऑफ हिज लाइन। जैस्मीन चौधरी समर्थ नीड टू बैच। और ये बात समझ में, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मोल्स के प्रोपोर्शनल है और मोल्स किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मोलर मास। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अगर मोल्स के प्रोपोर्शनल है तो मोलर मास के क्या होंगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो I इक्वल टू क्या फॉर्मूला बन जाएगा बताना,
Colligative property, observed colligative property is inversely proportional to observed molar mass, and theoretical colligative property is inversely proportional to theoretical molar mass. तो I equal to क्या आ जाएगा फॉर्मूला? Theoretical molar mass upon observed molar mass. तो जैसे तुमने एसिटिक एसिड को बेंजीन में डाल दिया तो एसिटिक एसिड के जो पार्टिकल हैं वो क्या हो गए? डायमराइज हो गए. तो अगर 100% है इसका अल्फा 1 है अगर इस प्रोसेस का, तो आई क्या आएगा? हाफ. आई क्या आएगा? हाफ. तो आई हाफ आएगा यानी 1/2 इक्वल टू थ्योरेटिकल मोलर मास. थ्योरेटिकल मोलर मास की वैल्यू निकाल लो, जल्दी निकालो. एसिटिक एसिड की क्या आ रही है वैल्यू? एसिटिक एसिड के मोलर मास 60 अपॉन ऑब्जर्व्ड मोलर मास. क्या आ रही है ऑब्जर्व्ड मोलर मास की वैल्यू? 120 मतलब डबल. 120 मतलब डबल. 60 से क्या हो गया? 120 मतलब डबल. मतलब एसोसिएशन हो रहा है तो ऑब्जर्व्ड मोलर मास ज्यादा, और अगर डिसोसिएशन हो रहा होता तो ऑब्जर्व्ड मोलर मास क्या होता? हाफ एपियर. हाफ मतलब 2 पार्टिकल बन रहे होते तो हाफ एपियर होता, 3 पार्टिकल बन रहे होते तो 1/3 एपियर होता. तो मतलब एसोसिएशन होगा तो ऑब्जर्व्ड मोलर मास थ्योरेटिकल मोलर मास से ज्यादा, और अगर डिसोसिएशन होगा तो ऑब्जर्व्ड मोलर मास थ्योरेटिकल मोलर मास से कम. जैसे तुम NaCl का केस ले लो. NaCl का केस ले लो. अगर NaCl का अल्फा 1 है तो I की वैल्यू क्या आएगी? 2, which is equal to theoretical molar mass. theoretical क्या है इसका मोलर मास? 58.5 upon observed molar mass. So observed molar mass कितना आ रहा है? 58.5 डिवाइड बाय 2, हाफ एपियर हो रहा है. क्या एपियर हो रहा है? हाफ. अगर ये 3 पार्टिकल बना रहा होता तो क्या एपियर होता? 1/3. अगर ये 4 पार्टिकल बना रहा होता तो क्या एपियर होता? 1/4. मतलब डिसोसिएशन के केस में ऑब्जर्व्ड मोलर मास कम एपियर होगा, और एसोसिएशन के केस में मोलर मास ज्यादा एपियर होगा. तुम्हें लगेगा कि जैसे मोलर मास एसोसिएशन में बढ़ गया और डिसोसिएशन में मोलर मास कम हो गया.